नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आपका इनकम टैक्स वाला सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी आपके 12 वीडियो या 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके 13 नंबर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज है। 13 नंबर की क्लासेज में बात करेंगे कि जो टैक्स फ्री इनकम होती है वो कौन कौन सी होती है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिर आपका 1961 और 2025 वाला एक्ट है वो इसमें सिमिलर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और जो चेंजिंग हो चुके हैं उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपकी 12 जो क्लासें अब तक मैंने पढ़ाई है वो 1961 और 2025 का एक्ट में जो भी मेजर चेंजिंग किए गए हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। और जो भी सेक्शंस है 1961 की जो सेक्शंस थी और 2025 में उस धाराओं को किस धारा में प्रतिस्थापित कर दिया गया है उनके बारे में 4 वीडियो में लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। और 2025 का जो नया अमेंडमेंट आया है उसमें क्या क्या मेजर चेंजिंग किए गए उनके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो अब सिर्फ और सिर्फ हम 1961 वाला जो एक्ट है उसको बेसिस मानते हुए बात करते रहेंगे। और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ 2025 वाले एक्ट के बारे में भी बात करते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ये बैच आपका जेमिनल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कोर्स चलाई जा रहा है, जिसमें आपका 70% से अबव कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मेरा टारगेट है कि 20-25 दिन में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूं यूट्यूब पर फ्री। और उसके बाद में फिर आपका एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो भी यूट्यूब पे आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, 1 रुपये देने की कोई आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये क्लासेज जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रत्येक वीडियो में अनाउंसमेंट करता हूँ कि प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो उस टेलीग्राम चैनल को लिंक को आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि जो भी क्लास है हो सकता है यूट्यूब पे थोड़ा आपको नोटिफिकेशन लेट मिले, तुरंत क्लास मिलेगी। जो भी पीडीएफ है, नोट्स है, जो भी अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना रखी है, ऑलरेडी आपकी 6 प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसमें 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अकाउंटेंसी, जीएसटी, सामान्य ऑडिट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। और उसके नोट्स मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर चुका हूँ। अब आपका अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 25 चल रहा है, जिसमें आपके 13 नंबर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको जल्द पूरा कर लेंगे। और मेरा आज टारगेट है कि मैं आज शाम तक या कल सुबह तक आपको जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो भी चेंजिंग हुए हैं और 2025 का जो भी नया एक्ट है वो आपको कंबाइंड पीडीएफ को फाइल करके आपको भेजने का प्रयास रहेगा। हो सकता है मैं आज शाम तक पूरा कोशिश करूंगा, नहीं तो कल सुबह आपको 100% मिल जाएगा, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा समय लगा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपका यानी टैक्स फ्री इनकम के बारे में बात करेंगे। इसमें आपका 2025 भी कवर हो जाएगा और 1961 वाला भी कवर हो जाएगा। जो भी चेंजिंग हुए हैं वो ऑलरेडी लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, तो उनकी बार बार बात नहीं करेंगे। आप उन वीडियो को जरूर देखें। आपको ये है आपका टैक्स फ्री इनकम से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि नोट्स आपके बाईलैंग्वेज है। ठीक है, चाहे वो अभ्यर्थी इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो। एक सेकंड रुकिएगा, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रहा है। कुछ तकनीकी खामी थी, इस कारण से पीडीएफ ओपन नहीं हो पा रहा था। अब आपका ओपन हो चुका है। तो टैक्स फ्री इनकम स्टार्ट करने से पहले अपन व्यक्ति देखेंगे, यानी आयकर अधिनियम की जो धाराएं हैं उनमें
किन किन व्यक्तियों किन पर टैक्स आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये नोट्स आपके बाइलिंगुअल है, ठीक है। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ दोनों में बात करेंगे और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी मोस्टली हिंदी में बात करेंगे। तो पहले बात फर्स्टली बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें व्यक्ति यानी पर्सन क्या होता है। तो आयकर अधिनियम की धारा कौन सी है, यानी धारा ये आपकी 1961 के अकॉर्डिंग है और 2025 की अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी जो लास्ट क्लास में बता रखा है आपको कि जो ये टॉपिक है इसको 2025 की धारा किस में चेंज कर दिया गया है वो आप देख लेना, ठीक है। तो धारा 231 के अनुसार व्यक्ति शब्द में निम्न सम्मिलित होते हैं। अब व्यक्ति शब्द में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, एक तो एक वन पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, एक अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हिंदू विभाजित परिवार शामिल होता है, एक कंपनी होती है, एक फर्म होती है। इसके अलावा व्यक्तियों की संस्था समूह चाहे सम्मिलित हो या नहीं, जैसे क्लब है, सहकारी समिति आदि है, यानी इन पर यह टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा एक स्थानीय सत्ता जैसे नगर पालिका है, कंटोनमेंट बोर्ड है यानी छावनी बोर्ड है। इसके अलावा कोई कृत्रिम व्यक्ति जिसमें निम्न शामिल नहीं है। अब कृत्रिम व्यक्ति में कौन शामिल नहीं होगा, कोई मूर्ति या देवता या खुदा या भगवान आदि, किंतु इसमें न्यायिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जैसे कॉर्पोरेशन है, बार काउंसिल एक्सेट्रा, इनको शामिल किया जाता है। इन पर एक तरीके से आयकर अधिनियम के अनुसार इनके ऊपर टैक्स लगता है। इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 clause 31 of the income tax act, the term person includes the following: and individual person, a Hindu undivided family यानी इसको शॉर्ट में एचओएफ बोलते हैं, ये कंपनी, ये फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। एग्जांपल के रूप में देखिए क्लब्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेट्रा, ए लोकल अथॉरिटी, एग्जांपल देखिए म्युनिसिपलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड एक्सेट्रा, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एक्सक्लूडिंग आइडल्स, deities or gods but including entities with a distinct legal personality such as corporation, bar council etc. ठीक है, ये तो व्यक्ति के बारे में बात हो चुकी है, यानी किन किन के ऊपर टैक्स लगता है। अब बात करेंगे इनकम के अंतर्गत। अब आपका मेन चीज स्टार्ट हो जाता है, इनकम क्या हो जाता है, इनकम आय किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो धारा 224 क्या है, यानी धारा 224 के अंतर्गत आय में, यानी धारा 1961 के बारे में बात हो रही है, 2025 वाली धारा मैं आपको करवा चुका हूँ, तो वहाँ देख लेना। तो आपको दोनों धाराओं को ध्यान में रखना है। 2025 की धारा प्रश्न में एग्जाम आ सकती है और 1961 की आ सकती है, लेकिन जो मोस्टली मेरे हिसाब से जहाँ 1961 की पूछा जाना की संभावना ज़्यादा रहेगी। और धाराओं में प्रश्न शायद न भी आए, एक बार आप इनको शॉर्ट में देख लेना, ब्रीफ में देख लेना। तो आपको इनकी परिभाषाओं जो प्रैक्टिकल है, जो भी कंडीशन दे रखी है वो आपको पता होनी चाहिए। धारा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आ भी जाती है एक तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। धारा 224 के अंतर्गत आय में निम्नलिखित शामिल है, क्या क्या है। तो आय के अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाता है, लाभांश प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा एक ट्रस्ट द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्राप्त जो चंदा होता है वो एक तरह से इनकम मानी जाती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। वेतन शीर्षक में कर योग्य अनुलाभ या वेतन के स्थान पर लाभ है, वो भी आय माना जाता है। इसके अलावा अनुलाभ या कोई विशेष भत्ता जैसे बढ़ी हुई निर्वाह लागत है, नगर क्षतिपूर्ति शिष्य है यानी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता है या अन्य व्यक्तिगत भत्ते हैं, वो एक तरह से आय में शामिल किए जाते हैं जिन पर टैक्स लगता है। इसके अलावा कंपनी से प्राप्त लाभ या अनुलाभ है, प्रतिनिधि करदाता या लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त कोई अनुलाभ है। इसके अलावा व्यापार एवं पैसे के लाभ है, धारा 28, 41 और 62 के अंतर्गत दे कोई राशि है। इसके अलावा पूंजी लाभ, पूर्व में स्वीकृत डूबत ऋण है, पूर्व में कोई स्वीकृत डूबत ऋण बाद में अगर वो प्राप्त हो जाता है तो एक तरह से रेवेन्यू मानी जाती है। किसी सहकारी समिति की बैंकिंग आई है। इसके अलावा लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पहेली है, लाभ के खेल से प्राप्त कोई पजलिंग है, गेमिंग है, कोई सट्टा है, अगर उनसे कोई आपको रेवेन्यू प्राप्त होती है वो एक तरह से उस पर टैक्स से आरोपित किया जाता है और एक तरह से वो आपकी आय कहलाएगी। मुख्य व्यक्ति बीमा पॉलिसी प्राप्त राशि है। इसके अलावा किसी व्यक्ति या हिंदू विभाजित परिवार द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यानी किसी व्यक्ति या हिंदू विभाजित परिवार द्वारा 1 अप्रैल 2006 को यानी 1 अप्रैल 2006 को इसके बाद किसी भी व्यक्ति से बिना प्रतिफल के कितना 50,000 से अधिक प्राप्त राशि, अगर बिना प्रतिफल के अगर 50,000 से अधिक राशि प्राप्त की जाती है किसके द्वारा, किसी व्यक्ति या हिंदू विभाजित परिवार द्वारा 1 अप्रैल 2006 को इसके बाद किसी भी व्यक्ति से बिना प्रतिफल के, यानी हम कंसिडरेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बिना कंसिडरेशन की 50,000 से अधिक राशि प्राप्त की जाती है तो एक तरह आय का ही मानी जाएगी। इसके अलावा व्यापार संचालित करने से प्राप्त राशि या उत्पन्न लाभ या प्राप्त जो भी है वो एक तरह से आपकी रेवेन्यू मानी जाती है, इनकम मानी जाती है। तो इनकम अंडर सेक्शन 224 इंक्लूड्स द फॉलोइंग: डिविडेंड रिसिप्ट है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ये ट्रस्ट है, टैक्सेबल perquisites or profits in the lieu of salary under the head of salaries, perquisites or any special allowances, rearnage allowances, city compensatory allowances or other personal allowances है, profit of perquisites received from a company or any perquisites received by any representative, associate or a beneficiary, profits of business and profession है,
एनिशम चार्जेबल अंडर सेक्शन 28, 41 एंड 59, कैपिटल गेन्स, बैड डेब्ट्स प्रिविलेजली allowed as a deduction, banking income of a cooperative society, income from lotteries, crossword puzzles or games of chances, sums received under a कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसके अलावा एनी सम एक्सीडिंग 50,000 received without consideration by an individual or a Hindu undivided family achieved from any person or after 1st April 2006, some profits or receipt arising from the conduct of business। इस प्रकार की जो उपरोक्त आय के बारे में बात की है, तो ये आपकी एक तरीके से इनकम होती है। क्या होती है? इनकम होती है। अब इसमें जो आय के प्रकार, यानी आपकी आय देख चुके हैं कि आय आपको किस प्रकार से मिलती है, ठीक है। अब आपका फ्रेंड्स महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है कि जो आय होती है, यानी आय होती है आपकी जो कितने प्रकार की होती है, तो आय आपकी 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की आय पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो नया एक्ट आपका 1 अप्रैल 26 से लागू हो चुका है, तो पहले भी सेम था और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। 1961 वाले जो भी इनकम के हेड थे वो सेम रखे गए हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। तो आय के प्रकार आपकी जो आय होती है वो 5 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से होती है। इनको 1 बाय 1 देखेंगे, पूरा आपका इनकम टैक्स इसके ऊपर बेसिस रहेगा। पहले तो ग्रोस इनकम देखेंगे और फिर आपकी नेट इनकम देखेंगे। यानी ग्रोस इनकम पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है, यानी ग्रोस इनकम पर जो भी डिडक्शन होते हैं, जो भी कटौतियां होती है, जो रिलीफ होती है, रिबर्ट होती है, उनको घटाने के बाद में जो नेट टैक्सेबल इनकम आती है उसी पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले सकल कुल आय देखेंगे, सकल कुल आय किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, फिर इसमें कटौतियां कौन कौन सी होती है, उनके बारे में बातें करते रहेंगे। फिर कृषि आय के बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं पहले ग्रोस टोटल इनकम, यानी ग्रोस टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं। धारा 14 कौन से, यानी सेक्शन 1961 एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी धारा 14 के अनुसार एक व्यक्ति की आय, किसकी, यानी एक पर्सन के व्यक्ति के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एक व्यक्ति की आय निम्न शीर्षकों के अंतर्गत गणित या इसका कैलकुलेशन किया जाता है। एक तो होती है वेतन से आय, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो होती है आपकी वेतन से आय, ठीक है, जो सैलरी पर्सन होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, यानी वेतन से आय होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी होती है मकान संपत्ति से आय, किससे होती है? मकान संपत्ति से आय। इसके अलावा थर्ड होती है व्यवसाय या पैसे से लाभ या प्राप्तियां, वो एक तरह से आपकी रेवेन्यू मानी जाती है, ग्रोस आय होती है, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी आय होती है। इसके अलावा कैपिटल आपको गेन हुआ, जैसे आपने कोई मशीनरी बेची है, कोई आपने कोई लैंड बेचा है, बिल्डिंग बेचा है, अगर उसको बेचने से आपको कोई पूंजीगत लाभ होता है तो एक तरीके से वो आप पूंजी लाभ कहलाएगा। और इसके अलावा इनके अलावा जो भी इनकम प्राप्त होती है इन 4 के अलावा, वो अन्य स्रोतों से आय कही जाती है। किससे कही जाती है? अन्य स्रोतों से आय उसको कहा जाता है। अभी देखते हैं आगे इनको। इन सभी शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त आय का योग सकल कुल आय कहलाता है। सकल कुल आय से आशय कुल आय में से धारा 80C, यानी जो धारा 80C है आपका, जिसमें जो डिडक्शन है, रिलीफ है, कटौतियां है, तो 80C से 80 तक की जो कटौतियों को हटाए बिना प्राप्त आय होती है, वो एक तरीके से आप ग्रोस इनकम कहलाती है, ठीक है। अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। तो अंडर सेक्शन 14 एंड इंडिविजुअल इनकम इज कैलकुलेटेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स: इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स और गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है। ये 5 प्रकार से जो आपका आय प्राप्त होती है वो देख चुके हैं। नेक्स्ट द एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर ऑल दीज हेड्स इन टर्म्ड ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम रेफर्स टू द इनकम अराइव्ड एट बिफोर डिडक्टिंग द अमाउंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80C to 80U में जो कटौतियां होती है उनको घटाए बिना जो आय होती है वो एक तरीके से आपकी सकल आय कहलाती है। अब कुल आय के बारे में बात करेंगे। कुल आय का पहले आप देख लेते हैं। कुल आय में जो आपकी सकल आय है, जैसे मान लो 10 आपको 15 लाख रुपए सैलरी से सकल आय है, उसमें से जो 80C और 80U के अंतर्गत जो भी कटौतियां होती है, उन कटौतियों को घटाने के बाद में जो राशि शेष रहती है वो आपकी कुल आय कहलाती है और इसी आय पर टैक्स से लगाया जाता है। तो टोटल इनकम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो कुल आय से सकल कुल आय में से धारा 80C, अब ये कटौतियां देखेंगे जब चैप्टर आएगा उसमें डिटेल से बात करेंगे। तो 80C से लेके 80U तक की समस्त कटौतियों को घटाकर आय शेष है, यह शुद्ध कर योग्य आय कहलाती है। क्या कहलाती है? यह एक तरीके से शुद्ध कर योग्य आय कहलाती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। शुद्ध कुल आय को 10 के विभिन्न विभाजकों पूर्ण कर लिया जाता है। जैसे मान के चलो कोई आय आपकी 1065 है तो इसको 1070 मान लिया जाएगा। इसके बारे में आप सब जानते हैं। Total income refers to the balance remaining of after deducting all deduction under section 80C to 80U from the gross total income. This is known as net taxable income. The net total income is rounded off to the nearest multiple of 10. अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब बात करते हैं आय में। पहले बात करेंगे कृषि आय के बारे में, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट आपका कृषि आय।
अब कृषि आय में कृषि आय एक तरीके से टैक्सेबल भी होती है और कुछ ऐसी स्थितियां होती है, सॉरी, कृषि आय मोस्टली आपकी नॉन टैक्सेबल होती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनमें कृषि आय को टैक्सेबल माना जाता है। और कितना परसेंटेज उनको टैक्सेबल माना जाएगा, जैसे अब चाय कॉफी रबड़ हो गया, उनके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। पहले तो कृषि आय के बारे में बात करेंगे। तो धारा 2(1)(a) के अनुसार कृषि आय से आशय कृषि भूमि पर की गई कृषि क्रियाओं से उत्पन्न आय से है, यानी इसका संबंध यह है, यानी वो कृषि भूमि होनी चाहिए, यानी कमर्शियल भूमि नहीं होनी चाहिए, और उससे संबंधित जो भी क्रियाएं होती है कृषि के रिगार्डिंग, उनसे जो उत्पन्न आय होती है वो एक तरीके से कृषि आय कहलाएगी। ये क्रियाएं कृषि से जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी कृषि से जुड़ी हुई होगी तभी ये कृषि आय कहलाएगी। कृषि आय यदि भारतीय कृषि भूमि से हुई है तो वह धारा 10(1) के अंतर्गत पूर्णतः कर मुक्त है। अब ये विषय ध्यान रखना है, यानी कृषि आय यदि भारतीय कृषि भूमि से, यानी भारत के क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में जो कृषि भूमि है और कृषि भूमि के रूप में वो रजिस्टर्ड है, अगर उससे आय इनकम प्राप्त होती है किसी व्यक्ति को, तो वह धारा 10(1) के अंतर्गत पूर्णतः कर मुक्त है, यानी पूर्णतः या कर मुक्त है, इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स आरोपित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि कृषि आय भारत के बाहर कृषि भूमि से हुई है, अगर जैसे विदेश से कृषि भूमि है, अगर वो उससे कोई आय प्राप्त होती है किसी व्यक्ति को, तो वह अन्य आय साधन, अब उसको किस, जैसे कि 5 शीर्षक आपके इनकम के होते हैं, वो बात कर चुके थे, उन चारों के अलावा जो अन्य रेवेन्यू होता है वो किसके अंतर्गत उसको इंक्लूड किया जाता है, अन्य साधन से आय शीर्षक के अंतर्गत वो कर योग्य होगी। कृषि भूमि का हस्तांतरण से, यानी विदेश से अगर कोई आय प्राप्त होती है कृषि भूमि के रिगार्डिंग, तो वो टैक्सेबल है, और अगर भारत की भूमि में कोई कृषि से संबंधित गतिविधियों से अगर कोई रेवेन्यू प्राप्त होती है तो वो एक तरह से पूर्णतः टैक्स फ्री है। कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जाती है, यानी कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाली जो आय है वो कृषि आय नहीं मानी जाती है। कृषि आय में निम्नलिखित 3 बातें प्रमुख होती है। अब कौन कौन सी होती है? एक तो आय कृषि भूमि से उत्पन्न होनी चाहिए, तभी उसको कृषि आय माना जाएगा, यानी आय है वो पूर्णतः कृषि भूमि से उत्पन्न होनी चाहिए। इसके अलावा कृषि भूमि 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित होनी चाहिए, विशेष ध्यान रखना है। ये 3 कंडीशन इसमें क्या है कि आय कृषि भूमि से उत्पन्न हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कृषि भूमि 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित हो, और थर्ड कंडीशन है इसमें भूमि का कृषि कार्य में प्रयुक्त होना चाहिए, यानी जो भूमि है, लैंड है, वो कृषि कार्य में प्रयुक्त होना चाहिए। उसका उद्देश्य ऐसा नहीं कमर्शियल उसका यूज किया जा रहा है, तो अगर उससे कोई आय प्राप्त होगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब कृषि आय के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम देखते हैं। तो भूमि से प्राप्त किराया, अगर कृषि आय से आपने कोई मकान बना रखा है या भूमि को किराए पे दे रखा है, अगर उससे कोई किराया प्राप्त होता है तो वो एक तरीके से, यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने का अधिकार अन्य व्यक्ति को दे देता है तो प्राप्त राशि भूमि का किराया कहलाती है। एक तो ये आय हो गई। दूसरी है भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय, भूमि पर जो कृषि कार्य करेंगे उससे प्राप्त जो आय होती है, यानी भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य करने से जो आय प्राप्त होती है वह कृषि आय कहलाती है। जैसे भूमि का जोतना, पानी देना, बीज बोना एक्सेट्रा जो भी एक्टिविटीज की जाती है वो एक तरह से उनसे जो भी रेवेन्यू प्राप्त होती है वो एक तरह से आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट है भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से होने वाली आय। अब कई फसलें ऐसे होती है उनको एक तरह से कच्चा माल प्राप्त होता है, उनसे उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, बाद में वो विक्रय योग्य बनती है। तो भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से होने वाली जो रेवेन्यू होती है, जैसे भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए कुछ क्रियाएं करनी होती है, कुछ एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे जिससे होने वाली आय कृषि आय कहलाएगी। जैसे तंबाकू को सुखाना, अगर तंबाकू को सुखाने के बाद में वो एक पीने योग्य, खाने योग्य होती है। इसके अलावा गन्ने के रस से गुड़ बनाने की जो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त मकान की आय। अब कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त, जैसे कोई कृषि भूमि है उसमें मकान बना हुआ है, अब वो कृषि के रिगार्डिंग अगर उस मकान का यूटिलाइजेशन किया जाता है तो एक तरह से वो टैक्स फ्री रहेगा। कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त मकान की आय है, यानी मकान कृषि भूमि पर हो तथा कृषक भूमि का मालिक होना चाहिए, 2 कंडीशन होनी चाहिए। इसके अलावा यदि यह मकान कृषक के रहने तथा भंडार गृह के रूप में काम आता है तो इस मकान से प्राप्त आय कृषि आय कहलाएगी। ठीक है, एक तरह से टैक्सेबल यानी नॉन टैक्सेबल रहेगी। यानी यदि मकान कृषक के रहने या भंडार गृह के रूप में, स्टोरेज के रूप में काम आता है तो इस मकान से प्राप्त आय कृषि आय कहलाएगी, वो जो नॉन टैक्सेबल रहेगी। अन्य कृषि आय के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अब इसके अलावा अदर एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। एक तो आपका कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त पशुओं के चरने हेतु स्वयं उगी हुई घास अथवा जंगल को किराए पर देने से आय होती है, वो भी एक तरह से अन्य कृषि आय कहलाती है। इसके अलावा यदि किसी भूमि को बंधक रखकर किसी व्यक्ति ने ऋण दिया हो, यानी कोई भूमि है अगर उसको मॉर्गेज रखकर किसी व्यक्ति ने ऋण दिया हो तो बंधक रखने वाले व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का किराया है वो एक तरीके से कृषि आय होगी। इसके अलावा फल अथवा फूलों की खेती से जो आय होती है वो कृषि आय कहलाती है। इसके अलावा करदाता द्वारा उगाए गए जंगल अथवा वृक्षों की लकड़ी है, फल आदि की बिक्री से जो आय होती है वो एक तरीके से आपकी कृषि आय कहलाती है। इसके अलावा कृषि कार्य में संलग्न फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज, ये इंपॉर्टेंट है, यानी
कृषि कार्य में संलग्न फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड जो रेम्युनरेशन साझेदारों के लिए कृषि आय माना जाएगा, बशर्ते कि फर्म को ऐसे ब्याज अथवा परिश्रम की कटौती व्यय के रूप में मिली हो। ठीक है, व्यय के रूप में अगर वो मिली हो साझेदारों को, जब वो रिटर्न भरते हैं तो एक तरह से वो कृषि आय यहाँ पे कहलाएगी। नेक्स्ट है खड़ी फसल की ओलावृष्टि अथवा यानी जो खड़ी फसल है, अगर कई बार ओलावृष्टि हो जाती है या फसल को नुकसान हो जाता है, तो खड़ी फसल की ओलावृष्टि अथवा अन्य किसी कारण से हानि के संबंध में बीमा कंपनी से जो कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है वो एक तरह से कृषि आय मानी जाएगी और वो नॉन टैक्सेबल रहेगी। अब इसमें देखते हैं अंशतः कृषि आय, ये उपरोक्त बात की है, वो तो पूर्णतः कृषि आय है, वो नॉन टैक्सेबल रहेगी, लेकिन यहाँ पे अंशतः कृषि आय है तो इसमें परसेंटेज निर्धारित कर रखा है सरकार ने। तो इनमें से कुछ जैसे चाय है, कॉफी है, रबड़ है, आपका एक तरह से ये आपकी व्यापारिक फसलें होती है, तो इनमें से इनका 60-75% अब देखेंगे, इनको 1 by 1 देखेंगे, तो एक तरह से ये टैक्सेबल होता है, यानी इनका अंशतः पार्ट टैक्सेबल होता है और अंशतः पार्ट इनका नॉन टैक्सेबल होता है। ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये व्यापारिक कृषि कहलाती है या व्यापारिक इनकम इनको एक तरह से कहा जाता है। अंशतः कृषि आय है तो यदि कृषि उत्पादन के अंतिम वस्तु में परिवर्तित कर बिक्री किया जाता है, यानी अन्य अंतिम वस्तु में उसको जो प्रोसेस की जाती है या परिवर्तित कर उसको बिक्री किया जाता है, तो इस प्रक्रिया से प्राप्त आय को अंशतः कर्षित आय कहा जाता है। इस आय का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। अब इस आय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, ये टेबल आपको देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वर्जन दे रखा है, तो इंग्लिश वर्जन जिस वीडियो को पढ़ना है इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं, हिंदी वर्जन दोनों मैंने दे रखे हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट आपका, इसको अच्छी तरह से आपको देखना है, जिसमें प्रश्न आ सकता है आपका। इस टेबल बना रखी है मैंने, सीरियल नंबर 1 2 3 4 है, और अंश तक यानी ये तो अंश तक कृषि आय है और कृषि तथा व्यापारिक आय का रेशियो है। ठीक है, अब फर्स्ट देखेंगे रबड़ के उत्पादन से, फिर कॉफी के उत्पादन से, फिर कॉफी उत्पादन में शुद्धिकरण बुनकर है, ऊपर शुद्धिकरण है, और फिर चाय के उत्पादन से। अब रबड़ के उत्पादन से पहले किसके बारे में देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे रबड़ के उत्पादन से। तो आय का 65% भाग कितना, 65%। अगर आय का 65% भाग कृषि एवं 35% भाग व्यापारिक आय माना जाता है नियम 7A के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रबड़ के उत्पादन से कोई रेवेन्यू हो रही है तो उसका 65% भाग तो नॉन टैक्सेबल रहेगा। कितना रहेगा, नॉन टैक्सेबल रहेगा, और 35% जो भाग है रेवेन्यू का वो एक तरह से टैक्सेबल यहाँ पे हो जाएगा, इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक तरह से व्यापारिक आय मानी जाती है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। फिर कॉफी उत्पादन से अगर कोई रेवेन्यू होती है, अगर केवल उसका शुद्धिकरण किया जाता है, यानी उसका अगर शुद्धिकरण किया जाता है, इसमें दो चीजें, शुद्धिकरण भूनकर। ठीक है, अगर कॉफी उत्पादन से प्रश्न में आएगा इस तरीके से भूनकर या शुद्धिकरण जो भी स्थिति है वो आपको दी जाएगी। तो कॉफी उत्पादन से केवल शुद्धिकरण किया जाता है तो आय का 75% भाग तो यहाँ पर कृषि आय मानी जाएगा। कितना माना जाएगा, यानी एक तरीके से आपका 3-4 रेशियो, यानी 3-4 आपका आय का 75% भाग यहाँ पे कृषि आय माना जाएगा, और जो 1/4 है 25% भाग यहाँ व्यापारिक आय माना जाएगा नियम 7B1 के अंतर्गत। यानी इसका कहने तात्पर्य है, यानी कॉफी उत्पादन से केवल शुद्धिकरण से अगर आय प्राप्त होती है 75% भाग तो आपका नॉन टैक्सेबल रहेगा, और 25% जो रेवेन्यू है वो एक तरीके से आपके टैक्सेबल हो जाएगी। और कॉफी उत्पादन से शुद्धिकरण भुनकर की प्रोसेस से अगर आय होती है तो आय का 60% भाग यहाँ पे नॉन टैक्सेबल रहेगा, और 40% भाग यहाँ पे व्यापारिक आय माना जाएगा नियम 7B सेकंड के तहत। तो यहाँ पे 40% भाग पर टैक्स लगेगा, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। ठीक है, शुद्धिकरण एवं भुनकर के रिगार्डिंग। फिर चाय के उत्पादन के बारे में बात करें तो चाय का 60% जो उत्पादन होता है 60% यहाँ पे नॉन टैक्सेबल होता है, और 40% जो पार्ट रहता है वो एक तरीके से व्यापारिक आय माना जाता है नियम 8 के तहत, और 40% भाग पर यहाँ पे टैक्स लगेगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है 60% वो रहेगा आपका नॉन टैक्सेबल। ठीक है, ये चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट से आप इनको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड गैर कृषि आय। ये तो हो चुकी है आपकी कृषि आय के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। यानी पहले बात की व्यक्ति क्या होता है, फिर आपकी जो इनकम होती है कितने हेड से होती है, उसके बाद में अपने बात की कृषि आय क्या होती है, गैर कृषि आय क्या होती है। ठीक है, इनमें से गैर कृषि आय में कितना परसेंटेज व्यापारिक माना जाता है, उनके बारे में बात हो चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे गैर कृषि आय के बारे में, नॉन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बात करेंगे। तो निम्नलिखित आय कृषि आय जैसी प्रतीत होती है, लेकिन ये आय कृषि आय नहीं है। यानी निम्नलिखित ऊपर नीचे जो आय बता रखी है वो एक तरीके से कृषि आय जैसी महसूस होती है, लेकिन वो रियलिटी में कृषि आय नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं होता है, अथवा आय भूमि से प्रत्यक्ष रूप से नहीं कमाई जाती है, ये आय निम्न है। ठीक है, यानी महसूस तो होता है लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से उससे रिलेटेड नहीं होती है। देखते हैं इसको। तो द फॉलोइंग इनकम्स अपीयर टू बी एग्रीकल्चरल इनकम बट आर नॉट क्लासिफाइड एज सच बिकॉज द लैंड इज नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल
operations or the income is not derived directly from the land, these incomes are as follows है। होट बाजार, अब इन कौन कौन सी है वो देखते हैं। यानी गैर कृषि आई है तो हाट बाजार जो मेले लगते हैं, जैसा कि आप मेले देखते हैं मार्केट में, जिनका एक निश्चित दिन होता है या निश्चित तारीख होती है, उसके हिसाब से होट बाजार में मेले लगते हैं। तो होट बाजार के काम में आने वाली भूमि से अगर जो रेवेन्यू होती है वो एक तरीके से गैर कृषि होगी, इस पर टैक्सेबल होगी। इसके अलावा भूमि पर अपने आप उगे पेड़ पौधों जंगलों से होने वाली कोई आई है वो टैक्सेबल होगी। मुर्गी पालन पशुपालन से आई है। इसके अलावा कृषि कार्य में प्रयुक्त गोदाम का किराया है। खाने में स्वामित्व के फलस्वरूप प्राप्त रॉयल्टी है। खानों में स्वामित्व के फलस्वरूप प्राप्त रॉयल्टी है। इसके अलावा कृषि फार्म के मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक है। ईंट के भट्टों से होने वाली आई है। कृषकों को सिंचाई के लिए पानी देने से होने वाली आई है, यानी सरकार द्वारा जो भी सिंचाई के लिए या अन्य व्यक्ति द्वारा कोई सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है उससे जो रेवेन्यू होती है वो एक तरीके से टैक्सेबल हो जाएगी। डेयरी फार्म से होने वाली आई है। कृषि कार्यों में लगी कंपनी से प्राप्त लाभांश। तालाब के सिंगाड़ों से अगर, यानी जो तालाब में जो सिंगाड़े होते हैं, ठीक है, उनसे अगर कोई उनको बेचने से अगर कोई रेवेन्यू प्राप्त होती है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। समुद्र या झील के पानी से नमक निकालने से होने वाली जो रेवेन्यू है वो गैर कृषि आय कहलाती है। इसके अलावा कृषि फार्म में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन है। इसके अलावा कृषक को फसल का अधिक उत्पादन करने पर जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो गैर कृषक आय कहलाती है। इसके अलावा कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के संबंध में प्राप्य किराए की बकाया राशि का ब्याज है। इसके अलावा खड़ी फसल खरीदकर शेष कृषि कार्य करने से प्राप्त हुई आई है, यानी खड़ी फसल खरीदकर शेष कृषि कार्य करने से अगर जो रेवेन्यू प्राप्त होती है, यानी किसी किसान द्वारा खड़ी फसल को अन्य व्यक्ति को बेच दिया जाता है और वो जो व्यक्ति परचेजर है अगर उसको वो शेष उसको कंप्लीट उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके उसको मार्केट में बेचने पर जो आय प्राप्त होती है वो एक तरीके से गैर कृषि आय कहलाती है। अब इसका हिंदी देख चुके हैं, इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर पीरियोडिकल मार्केट्स एंड हॉट बाजार्स है। इनकम फ्रॉम ट्री प्लांट्स एंड फॉरेस्ट ग्रोविंग नेचुरली ऑन द लैंड। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री। रेंट फ्रॉम वेयर हाउस यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज है। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ माइंस है। रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एन एग्रीकल्चरल फार्म मैनेजर। इनकम फ्रॉम ब्रिक क्लिंस है या ईंट के भट्टों से। इनकम फ्रॉम सप्लाइंग वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ फार्मर्स, इरिगेशन टू फार्म्स है। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस है। इनकम डेरिव्ड फ्रॉम वाटर चेस्टनट्स ग्रोवन इन ए पॉन्ड। इसके अलावा इनकम जनरेटेड फ्रॉम extracting salt from sea or lake water. Wages of employees working on an agriculture farm. Income received by an farmer for achieving higher crop yields है। Interest on outstanding rent receivable for land used in agriculture operations है। और लास्ट इसमें आपका income derived from purchasing a standing crop and completing the remaining agriculture operations है। तो इनसे जो आय प्राप्त होती है वो एक तरह से आपकी गैर कृषि आय कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो इनकम टैक्स का पार्ट चलेगा वो एक तरीके से निवास स्थिति एवं कर भार के बारे में बात करेंगे। या निवास स्थिति क्या होती है, यानी आप देखते हैं कि एनआरआई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, किसको एनआरआई कहा जाता है, किसको भारतीय व्यक्ति कहा जाएगा, इसमें क्या क्या कंडीशन है, यानी एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन व्यक्ति को भारत में रहना चाहिए, या इसके अलावा 7 वर्षों में, 6 वर्षों में, 4 वर्षों में जो भी स्थिति है, तो वो स्थिति देखते हैं किस धारा के तहत है और कितने दिनों के लिए वो एक तरीके से भारत निवासी माना जाएगा। सामान्यतः आपने 182 दिन सुना होगा सभी ने, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है। तो आयकर अधिनियम की धारा 1961 के अकॉर्डिंग है, धारा 5 के अनुसार एक करदाता की कुल आय का क्षेत्र अर्थात करदायित्व तो उसकी निवास स्थिति पर निर्भर करता है। यानी जो आय लगाई जाती है करदाता की वो उसकी निवास स्थिति पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति बाहर रहेगा, विदेश में रहेगा, तो उसका जो टैक्स लगेगा वो संबंधित देश में जो रह रहा है, क्योंकि उसी देश का वो उसी देश की सुविधाओं का यूज कर रहा है, लाइट का, पानी का, एक्सेट्रा, लैंड का, बिल्डिंग का, ठीक है, तो स्वाभाविक उसी देश को टैक्स देना होगा। तो अर्थात कर दायित्व तो उसकी निवास स्थिति पर निर्भर करता है। करदाताओं की निवास स्थिति का निर्धारण प्रत्येक गत वर्ष में उनके निवास के आधार पर किया जाता है। किसी व्यक्ति की निवास स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, यानी जरूरी नहीं है कि वो हर वर्ष निवासी व्यक्ति कहलाए। वो समझ परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो विदेश में रह रहा है तो यहाँ पे स्थिति चेंज हो सकती है। अर्थात एक वर्ष के लिए वह निवासी हो सकता है और आगामी वर्ष के लिए वह अनिवासी व्यक्ति वो एनआरआई भी हो सकता है। निवास स्थिति का निर्धारण निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। ठीक है, अब निम्न शीर्षक इसको देखते हैं। फर्स्ट तो आपका एक व्यक्ति का निवास स्थान देखते हैं, तो धारा 6 के अनुसार, किसके अनुसार, धारा 6 के अनुसार कोई व्यक्ति मुख्य रूप से निम्न 2 प्रकार का निवासी हो सकता है। एक तो है निवासी, इसे पुनः निम्न 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में डिवाइडेड किया गया। एक तो आपका साधारण निवासी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका साधारण निवासी हो जाएगा, और इसके अलावा दूसरा आपका जो विशेष दशाएं हैं उनको देखते हैं। साधारण निवासी को देखते हैं पहले। निवासी, साधारण निवासी का निवास स्थान निर्धारित करने के लिए आयकर अधिनियम की धाराएं 61, 63 एक महत्वपूर्ण है। धारा 61 में 2
आधार सत्य दी गई है। कौन कौन सी है? जिनमें कम से कम एक शर्त पूरी करनी अनिवार्य होती है। 2 आधार सत्य हैं, इनमें से अगर कोई व्यक्ति एक शर्त को कंप्लीट कर लेता है तो वो एक तरीके से साधारण निवासी कहलाएगा। तथा धारा 66A में 2 अतिरिक्त शर्तें दी गई है और दोनों को ही पूरा करना आवश्यक यहाँ है। ये शर्तें निम्न प्रकार है। फर्स्ट है आधार शर्तें। धारा 61 की 2 आधारभूत शर्तें कौन कौन सी है, इनको देखते हैं अब। एक तो है वो है गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 डेज कितना है, यानी गत वर्ष में जो टैक्स लगता है गत वर्ष करंट असेसमेंट ईयर में गत वर्ष का टैक्स लगाया जाता है। तो गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में रहा हो तो वो एक तरीके से साधारण निवासी कहलाता है। उस पर जो टैक्स लगेगा वो भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा। क्या हो जाएगा? वो साधारण निवासी हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि कंटिन्यू 182 दिन रहे, टुकड़ों में भी रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर 365 वर्षों में एक वित्तीय वर्ष में जो 365 दिवस होते हैं एक वर्ष में, तो वित्तीय वर्ष के बारे में बात करें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, वो कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो तो एक तरीके से साधारण निवासी कहलाता है। वह गत वर्ष से पूर्व, अब क्या कह रखा है, यानी जो प्रीवियस ईयर से पूर्व के 4 वर्षों में, यानी जब गत वर्ष मान के चलो आपका 25-26 है करंट ईयर, तो उससे पूर्व के 4 वित्तीय वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन, क्या है, कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो तथा गत वर्ष में वह कम से कम 60 दिन, यानी गत वर्ष में वह कम से कम 60 दिन, कुछ विशिष्ट दशाओं में 182 दिन भारत में रहा हो तो एक तरीके से साधारण निवासी यहाँ पे कहा जाता है। अब विशेष दशाएं देखेंगे तो ये चीजें कंडीशन आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब विशेष दशाएं देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक भारतीय नागरिक की दशा में यदि वह व्यक्ति विदेश में सेवा करने के लिए या किसी भारतीय जहाज के कर्मी दल के सदस्य के रूप में गत वर्ष में भारत के बाहर गया है तो बी नंबर की आधार शर्त को पूरा करने के लिए उसे गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर 182 दिन भारत में रहना होगा। और नेक्स्ट इसमें एक भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति की दशा में यदि वह व्यक्ति विदेश में है और गत वर्ष में भारत आता है, क्या बता रहा है इसमें, एक भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति की दशा में यदि वह व्यक्ति विदेश में है, कहाँ पे, फॉरेन में है और गत वर्ष भारत में आता है तो बी नंबर की शर्त को पूरा करने के लिए उसे 60 दिन के स्थान पर 182 दिन भारत में रहना होगा। यानी इन द केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ द, if the individual is abroad and visit India during the previous year, they must stay in India for 182 days instead of 60 days to stay satisfy the condition specified in point number B। अब अतिरिक्त शर्तें हैं, तो अतिरिक्त शर्तें धारा 66A की 2 अतिरिक्त शर्तें निम्न प्रकार है। तो कौन कौन से हैं? वह संबंधित गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में, अब जो अतिरिक्त शर्तें कंडीशन वर्ष में वो दे रखी है ए बी के अलावा, यानी वह संबंधित गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कितने, यानी संबंधित वर्ष से तुरंत के पूर्व 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष, कम से कम कितना, 2 वर्ष हो जाएगा आपका 730 डेज। कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 730 365 इंटू 2 कर देंगे तो 730 डेज, यानी 2 वर्ष कम से कम भारत में निवासी रहा हो तो एक तरह से वो साधारण निवासी कहलाएगा। वह संबंधित गत वर्ष से पूर्व, अब और कंडीशन क्या है, वह संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो तो वो भी एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, भारतीय निवासी हो जाएगा। So the 2 additional condition under section 66A are as follows: he has been resident of India for at least 2 years out of the 10 years immediately preceding the relevant previous year. He has stayed in India for a total period of at least 73 days during the 7 years preceding the relevant previous year। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। अब ये तो साधारण निवासी के बारे में बात हो चुकी है। अब देखते हैं सेकंड आपका है असाधारण निवासी क्या है, यानी उपरोक्त जो कंडीशन आई है वो आई है आपके साधारण निवासी के बारे में। और अब बात करेंगे असाधारण निवासी, तो किसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स? असाधारण निवासी। असाधारण निवासी जब एक व्यक्ति धारा 61 क्या है, जब एक व्यक्ति धारा 61 के दोनों आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर देता है, यानी दोनों जो भी आधार शर्त है, बेसिक शर्त है, अगर उनमें से एक कंडीशन को पूरा कर देता है तो किंतु धारा 66A के दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करता है, या धारा 66A की दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक शर्त ही पूरी करता है तो भारत में असाधारण निवासी कहलाता है, यानी एक तरह से असाधारण निवासी वो कहलाएगा। तो अनिवासी जब एक व्यक्ति धारा 61 के 2 आधार शर्तों में किसी एक भी शर्त को पूरी नहीं करता है तो वो एक तरह से अनिवासी व्यक्ति कहलाता है, यानी अनारक्षित व्यक्ति यहाँ पे कहलाएगा। तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है व्हेन एन इंडिविजुअल फुलफिल्स आइदर ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 61 बट फेल्स टू मीट बोथ एडिशनल कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 66A और फुलफिल्स ओनली वन ऑफ द 2 एडिशनल कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 66A। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है
कि जो दोनों शर्तें होनी चाहिए, अगर वो कुछ शर्तों को पूरा नहीं करता है उसका मतलब ये है कि 182 दिन 730 दिन जो भी उपरोक्त कंडीशन साधारण निवासी देर की है, अगर उनको फुलफिल नहीं करता है तो एक तरीके से एनआरआई व्यक्ति यहाँ पे कहलाएगा। तो दे आर क्लासिफाइड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट है व्हेन एन इंडिविजुअल डज नॉट fulfill either of the two basic conditions specified in section 61 they are classified as a non residence of India person, यानी एक तरह से उसको एनआरआई कहा जाएगा। यानी उपरोक्त जो कंडीशंस के बारे में बात की, अगर उनको पूरी नहीं करता तो एक तरह से एनआरआई व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, और उसका जो टैक्स है वो संबंधित जिस देश में वो रहता है वहां से उसका टैक्स लगाया जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट आगे आपको हिंदू विभाजित परिवार का निवास स्थान के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बात करेंगे, यानी हिंदू विभाजित परिवार के बारे में बात करेंगे। फिर जिसमें साधारण निवासी असाधारण निवासी के बारे में बात होगी, अनिवासी के बारे में बात होगी। फर्म में व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान के बारे में बात करेंगे, जो कंपनियां है फर्म है कंपनी का निवास स्थान, असाधारण कंपनी साधारण कंपनी। फिर इसमें आय के साधन जो भी है उनका कर योग्य है, कर मुक्त जो भी है, कर मुक्त आय क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा किसी व्यक्ति की आय में नहीं जोड़े जाने वाले आय धारा 10 के अंतर्गत एक हिंदू अविवाहित परिवार के सदस्य के रूप में प्राप्तियां धारा, फर्म की कुल आय के भाग जो भी देर के हैं, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल है और वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बोरिंग हो जाएंगे आप। अगर आपको किसी प्रकार से क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लासों में आप किसी प्रकार से कोई सजेशन या रेक्टिफिकेशन या कोई सुधार चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। आपकी जो भी राय है उसका मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।